मैं रात को ही अपने पति का घर छोड़कर जब अपने मायके की तरफ निकली, रास्ते में घनघोर जंगल था। दिन में लोगों का आना जाना चला रहता था, लेकिन रात को बिल्कुल बंद हो जाता था। मैं डरते हुए रास्ते से चले जा रही थी। चांदनी रात थी, इसलिए रास्ता देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मेरा मायका पहाड़ी के दूसरी तरफ दो था। सुबह तक मैं अपने मायके में पहुंच जानी थी। मेरे और मेरे पति की लड़ाई की असल वजह शक थी। वह मुझ पर शक करते थे, और वह भी बेवजह ही। मैं देखने में खूबसूरत और शरीर से एकदम सुडौल थी। कई मर्द मुझे ताकते रहते थे। बस मेरे पति ने अपने मन में न जाने क्या क्या ख्याल पैदा कर दिए, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं रास्ते से जा रही थी, आगे रास्ते में ही आग जलाए हुए 4 लोग बैठे थे, जो शराब पी रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। मैं बहुत घबरा गई। कुछ ही समय शादी को हुआ था, अभी कोई औलाद भी नहीं थी। बस मेरा पति मेरे साथ बैटिंग करने में ज्यादा आनंद रखता। उसके लिए तो मैं एक रबर की मशीन थी, जिसे उसका जैसा मन करता उस तरह से पिटता। वह मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मुझे नोचता था। आखिर पत्नी जो थी, मुझे चुप रहना पड़ता था और उसके जुल्म को चुपचाप सहन करती रहती थी। अपने पति से गुस्सा तो मुझे बहुत था। बस उसी गुस्से के सहारे मैं उस जंगल से निकल रही थी, जब वह चारों शराबी रास्ते में बैठकर शराब पी रहे थे। मैं घबराते हुए उनके पास से तो निकल गई, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कदमों की स्पीड को तेज किया। वे भी मेरे पीछे तेज तेज आने लगे। अब मैं बहुत घबरा गई थी। तभी मेरा पांव 2 पत्थरों के बीच में आ गया और मैं नीचे गिर गई। मैं उन चारों के चंगुल में फंस गई थी। वह मेरे करीब आए और मुझे उठा उठा कर फिर उन्होंने जो किया, वह मैं कहानी में आपको विस्तार से बताऊंगी। बस कहानी में अंत तक बने रहे। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक कहानियां मिलती रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम शोभा है। मैं एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। सपने हमेशा बड़े बड़े थे, लेकिन सिर्फ सपने देख सकती थी, उन्हें पूरा करने की मेरी और मेरे पापा की औकात नहीं थी। ये तो आप भी जानते हो कि एक लड़की का जीवन 2 हिस्सों में होता है। एक मायके में शादी से पहले का जीवन, और एक शादी के बाद का ससुराल वाला जीवन। मायके में लड़की अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती है, और ससुराल में ससुराल वालों की मर्जी से जीना पड़ता है। कई बार ससुराल बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा मिलता है कि जीवन मौत के समान लगता है। मेरा जीवन भी कुछ इस तरह का ही था। मेरी शादी गांव से दूर पहाड़ी के पिछली तरफ हुई थी। शादी से पहले तो मुझे कहा गया था कि लड़का कोई नशा नहीं करता और बहुत अच्छा भी है, लेकिन शादी के 15 दिनों बाद ही उसके असली रंग सामने आने शुरू हो गए। वह शराब पीकर घर आया था। हैरानी की बात तो यह थी कि उसके घर वाले भी उसे ज्यादा कुछ कह नहीं रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि जब यह अपने घर वालों के सामने शराब पीकर आया है, तो यह जरूरी नहीं कि इसने इससे पहले भी ना पिया होगा। उस रात उसने मुझे अपना शैतानी रूप दिखाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह का भी होगा। उस समय मुझे लग ही नहीं रहा था कि वह मेरा पति भी है। मुझे लग रहा था कि कोई पराया मर्द मुझे नोच रहा है, और मैं खुद यह सब करने दे रही हूं। मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी। सचमुच शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं अपने आप को बचाकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। उसने मुझे प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया। उस एक ही रात में मुझे उससे घिन्न होने लगी। सुबह होने से पहले वह खुद तो खर्राटे मारकर सो गया, लेकिन मुझे एक और जिम्मेदारी अब निभानी थी। वह थी इस घर की बहू की जिम्मेदारी। क्या करूं, एक बहू भी हूं, अपने दर्द को किसी से कह भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे माँ बाप ने यही सिखाया था, ससुराल में सुख हो चाहे दुख, लेकिन चुप रहना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। सिर्फ मैं 1 घंटे तक ही बिस्तर पर खुली आंखों से लेटी हुई थी कि तब तक सवेरा हो गया। मैं उठकर रसोई के काम में लग गई। हर समय मैं बस यही सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी हर रोज ऐसी ही होने वाली है। जब मेरा पति उठा, मेरी सास ने मुझे कहा, बहू, पति को बिस्तर पर चाय देकर जागना चाहिए, उससे पहले बिस्तर से नहीं उठाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा, जी माँ जी। मैं सोच रही थी कि एक मर्द कितनी मजे की जिंदगी जीता है। उसका जो मन करता है वह वैसा करता है, इसकी उसे पूरी इजाजत है। लेकिन किसी को एक लड़की के दर्द की, उसकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं होती। ये सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे।
मेरा पति तैयार होकर खा पीकर कहीं निकल चुका था। जाने से पहले मैंने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, देखो, किसी को जाते समय कभी टोकते नहीं है। अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं पक्का वह मेरा काम होगा ही नहीं। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, इतना तो पूछ ही सकती हूं। उसने अपना गुस्से वाला चेहरा बनाया और फिर भी चला गया जहां उसे जाना था। उसके गुस्से को देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर से यह शराब पीकर घर आएगा और मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन जब वह सचमुच शाम को शराब पीकर घर आया, वह सुबह से भी ज्यादा गुस्से में था। आज भी घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा। जब मैं सारे काम निपटाकर सोने के लिए कमरे में आई, तो वह मुझ पर फिर से पिछली रात की तरह टूट पड़ा। आज वह गुस्से में भी था, तो उसका वह शैतानी रूप भी कुछ ज्यादा था। मैं काफी देर तक खुद को उससे बचाती रही, लेकिन तभी उसने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे याद है वह कह रहा था कि यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। घर वालों ने मेरी मर्जी के बगैर यह शादी करवाई है। अब अगर हो ही गई है तो तुम्हें बस मेरे कहने पर चलना होगा। मेरी हर बात माननी होगी। तुम आज दिन में आंगन में खड़े होकर किसे अपना चेहरा दिखा रही थी? मैं तुम्हारी हर हरकतों को देख रहा था। यहाँ आस-पास बहुत से आवारा सांड की तरह घूमते हुए मर्द दिखते हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार आंगन में खड़ी रहो। बस अपने घर के अंदर का जो काम है, उसे करके घर के अंदर ही रहा करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये उसकी धमकी थी। मैं अपनी जिंदगी को कोस रही थी। ऐसी जिंदगी से भला तो मौत ही अच्छी है। लेकिन क्या करती? माँ बाप की इज्जत को भी तो बनाए रखना था। मेरी मौत से मेरे पति और उसके घर वालों को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जिंदगी तो मेरे माँ बाप की उजड़ जाती। एक बार तो उसने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं अस्पताल तक पहुंच गई। मेरे पति ने मेरे पेट में बहुत जोरों की लात मार दी, जब मैं उनका कहना नहीं मान रही थी। उसके बाद उन्होंने जो किया वह अलग। जिस काम को करने के लिए मैंने मना की थी और मुझे मार पड़ी थी, वह काम तो उसने फिर भी किया ही था। ये नहीं देखा कि मेरी क्या हालत हुई है। जब उसने मेरे मुंह से खून आते देखा, तब वह घबरा गया। तब जाकर उसका नशा भी उतरा और उसने घर वालों को भी बताया। मुझे अस्पताल ले गए। मेरे पेट पर इतनी जोरों की लात पड़ी थी कि मेरे गर्भ में जख्म हो चुका था। डॉक्टर ने उसे कम से कम 6 महीने तक दूर रहने को कहा और कुछ दवाई देकर 6 महीने बाद फिर से चेकअप कराने को कहा। जब डॉक्टर ने कहा कि कहीं तुम्हारे साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई, फिर यह मामला पुलिस अपने तरीके से सॉल्व करेगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी चीज के ऊपर गिर गई थी और मेरे ऊपर सामान भी पड़ा था। मैंने अपने पति की गलतियों को छुपा दिया था, उस पर पर्दा डाल दिया था। मैंने सोचा शायद 6 महीने में यह मुझे भी समझने लगेगा। क्या पता उसके बाद सुधर जाए। लेकिन 6 महीने तो छोड़ो, उससे तो 1 महीना भी नहीं रुका गया। उसने 1 महीने बाद ही मुझसे अपनी जरूरत पूरी करने की जिद की। जब तक दवाई का असर होता, उस समय मुझे लगता ही नहीं था कि कहीं कोई तकलीफ भी हुई है। मुझे भी उस पर तरस आ गया था, क्योंकि उसका स्वभाव पहले से थोड़ा अलग था। मैं भी गलती कर बैठी, जो गलती मुझे बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि अपने पति को इजाजत देकर मैंने यह नहीं सोचा था कि 1 महीने से वह तड़प रहा है। अब उसका यह रूप क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? मेरे पति ने मुझे प्यार नहीं किया, बल्कि आज फिर से मेरे पुराने जख्मों को उसने कुरेद दिया था। अगले दिन परिणाम यह निकला कि मुझे फिर से अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे और मेरे पति को इतनी डांट लगाई कि मुझे शर्म आ गई। अब मैंने डॉक्टर के सामने अपने पति से कहा, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है तो फिर मुझे छोड़ दो, लेकिन इस तरह की हरकत करना बंद कर दो। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी, अगर तुम अपनी बीवी को ठीक रखना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने और 5 महीने बीत गए। वह मेरे करीब तो नहीं आया था, लेकिन वह किसी के करीब जा रहा था, क्योंकि मुझे उसकी जेब से कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह शायद गलती से उसे जेब में ही भूल गया होगा। मुझे तो पूरी तरह ठीक होने में अभी 1 महीना लगना था। फिर वह किसके लिए था? जब मैंने पूछा तो उसने ऐसा जवाब दिया जो शायद कोई भी औरत सुनना पसंद नहीं करेगी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में थे जब मैंने उससे उस बारे में पूछा। उसने बहाना बनाए बगैर कहा, हाँ, मेरी जेब में जो था वह तुम्हारे लिए नहीं था, वह किसी और के लिए था। अब तुम तो मुझे अपने पास आने नहीं देती। मुझे तो कहीं जाना ही होगा।
उस समय मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सर के ऊपर ठंडे पानी के घड़े डाल दिए हों। आज पहली बार मैंने हिम्मत दिखाई थी। मैंने गुस्से में अपने पति के गिरेबान पर हाथ डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर तुम्हारी बीवी भी है। हद तो तब हो गई जब वह अपनी गलती को मानने की बजाय उल्टा मुझे ही पीटने लगा। ये कैसा इंसान था जिसे किसी की भावनाओं की जरा भी कदर नहीं थी। मार खाने के बाद अपना सामान पैक किया और रात को भी ही वहां से निकल गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने उसके घर वालों को बताया। मेरे मन में बहुत गुस्सा था। मैं गुस्से गुस्से में वहां से निकाल गई। मेरा मायका पहाड़ी के दूसरी तरफ था और बीच में घना जंगल। रास्ता तो था, लेकिन रात के समय भला उस रास्ते से कौन आता जाता। मैं गुस्से गुस्से में निकल गई। चांदनी रात थी, इसलिए रास्ता मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब मैं उस घने जंगल में चल रही थी, रास्ते में आग जलाकर 4 लोग बैठे थे जो शराब पी रहे थे। मुझे देखकर भौंचक्के से रह गए। मुझे डर लगने लगा था। मैं उनके सामने से घबराते हुए निकल गई। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि वह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर लिया, लेकिन उनके कदमों की भी रफ्तार तेज हो रही थी। अब मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे मन में जो गुस्सा था वह जैसे गायब ही हो गया हो। अब मैंने अपनी रफ्तार इतनी तेज कर ली कि मानो जैसे मैं भाग रही थी। कुछ ही दूरी पर जाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो अचानक से मेरा पांव 2 पत्थरों के बीच में फंस गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी वह चारों भी मेरे करीब आ पहुंचे। चारों एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले वह मुझे हाथ लगाते, मैंने पहले ही उन्हें कह दिया, देखो, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। एक औरत को शायद भगवान ने इसीलिए बनाया है। इससे तो अच्छा था मुझे दुनिया में लड़की बनाकर ही ना भेजा होता। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मुझे जिंदा मत छोड़ना। मुझे इस जिंदगी से नफरत हो चुकी है। लेकिन याद रखना, भगवान ना करें तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी बहू कभी मेरी तरह कहीं फंस जाए, जब उसे बचाने वाला उसका अपना भी कोई ना हो। उस समय मैं बहुत रो रही थी। उन चारों ने आपस में कुछ कहा और फिर पहले मेरा पांव उन पत्थरों से निकला और फिर पूछा, बहन, तुम किस गांव की हो और तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे पीछे इसलिए आ रहे थे कि तुम अकेले इतनी रात में जा रही थी। हम तुम्हारा साथ दे रहे थे। तुमने हमें पूछने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे घने जंगल में तुम कहाँ जा रही हो? जरूर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। हमें बताओ। हमें अपने भाई की तरह समझो। कुछ देर तो मैं रोती ही रही, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बहन कहा था। सभी पुरुष मेरे पति की तरह नहीं होते। शराब पीकर भी वे चारों महिला की इज्जत करना जानते थे। वह सभी लोग सचमुच मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। मैं तो अपना अंजाम सोच चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले ने तब मेरी मदद की जब मुझे सबसे ज्यादा किसी की मदद की जरूरत थी। मेरे पांव में इस तरह से चोट आ चुकी थी कि मैं चल नहीं पा रही थी। पहले मैंने उन्हें अपने साथ घटित हुई हर बात बताई। अपने पति के बारे में और उसकी करतूत के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। वे चारों मेरे पति को जानते थे, क्योंकि वह भी हमारे ही गांव के थे। और देखो, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। वे चारों मुझे बारी बारी उठाकर वापस मेरे घर ले आए। रात के करीब 11 बज रहे थे। मेरे पति के माँ बाप को तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। मेरे घर वालों को उन चारों ने जगाया और मेरे पति को भी। फिर मेरे सास ससुर के सामने ही मेरे पति की जो उन्होंने पिटाई की, सचमुच मुझे भी तरस आने लगा था। मेरे सास ससुर कहने लगे, क्यों मार रहे हो उसे? क्या हुआ है? तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू रात को उस जंगल से अपने मायके जा रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि हम उस जंगल में आज शिकार करने जा रहे थे, क्योंकि इस जंगल में भालू का खतरा बढ़ गया है। अगर इसे कुछ हो जाता, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। तुम्हारा बेटा इसके साथ कितने जुल्म कर रहा है, तुम्हें खबर भी है। अपने बेटे को समझा देना कि आज के बाद अगर हमने कभी भी इसकी आंखों में आंसू देखे, तो फिर हम इससे भी बुरा हाल करेंगे। आज से यह हमारी बहन है और हम इसके भाई हैं। उन्होंने मेरे पति से मुझसे माफी भी मंगवाई। मेरी सास ससुर को भी समझ आया कि बेटे की छोटी छोटी आदत को बढ़ावा देकर उन्होंने गलती की है। मेरी सास ने खुद मुझसे कहा, बेटी, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह रहेगी। मैं तेरी खुशी और गम का ध्यान रखूंगी। वह तो अच्छा हुआ, इन चारों ने तुझे वापस घर ला दिया। अगर तुझे कुछ हो जाता,
मैं तो अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाती। हमारी पीठ पीछे यह इतना कुछ करता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आज से तू कुछ नहीं छुपाएगी। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप मुझे आज से अपनी बेटी की तरह रखना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। मैं आज से आपके साथ आपके कमरे में ही सोया करूंगी। उन्होंने खुशी खुशी यह कबूल कर लिया, लेकिन मेरा पति मुंह लटकाए हुए चुपचाप खड़ा था। मैंने उन चारों का धन्यवाद किया और फिर समझो, मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद मेरा पति मुझे चाहने लगा था, लेकिन मैंने उसकी चाहत को अनदेखा किया, क्योंकि मैं अब उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि नफरत करती थी, क्योंकि वह मेरे सिवा किसी और के साथ भी था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ, मैंने जो तुमसे कहा था तुम उस वजह से अब तक मुझसे नाराज हो। तुम्हें मेरी जेब में जो मिला था वह तुम्हारे लिए ही था, लेकिन वह बहुत समय पहले का था, जो मैंने घर की अलमारी में छुपा कर रखा था। जब मेरी माँ अलमारी देख रही थी, मैंने सोचा कहीं उनके हाथ न लग जाए, इसलिए उसे अपनी जेब में डाल लिया था। हाँ, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सचमुच मैं माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा पति उस समय घुटनों के बल बैठकर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उसके शब्दों में पश्चाताप की बू आ रही थी। लेकिन मैंने उसे कहा, जब मुझे लगेगा कि तुम एक अच्छे और सच्चे पति बन चुके हो, उस दिन मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हें एक अच्छा बेटा भी बनना होगा। ये शराब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। शायद तभी हम साथ में रह पाएंगे। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। फिर कुछ महीनों बाद जब मुझे लगा कि वह सचमुच बदल चुका है, तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा और मेरा पति अब बदल चुका है? क्या उसे अब एक और मौका देना चाहिए? मेरी सास ने कहा, बेटा, तुझे जो करना है तू कर। बस अब हमें जल्दी से जल्दी कोई खुशखबरी भी दे देना। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह किस खुशखबरी के बारे में बात कर रही है। मैंने शाम को अपने पति से बात की। मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम शायद अब सचमुच बदल गए हो। बस इतना याद रखना कि मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं अब सहन नहीं कर सकती। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मैं अब तुम्हें कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। रात को सोने से पहले हमने ढेर सारी बातें की। फिर उसने मुझे, लेकिन शैतान वाले अंदाज में नहीं, बल्कि धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ता चला गया। ऐसा एहसास जो आज तक मुझे कभी मिला ही नहीं था। कुछ ही समय बाद मैंने अपनी सास को भी खुशखबरी दे दी। रक्षाबंधन पर उन चारों ने मेरे घर पर आकर मुझसे राखी बंधवाई, जिनकी वजह से आज मेरा जीवन कुछ और ही था। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक दर्द भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानी मिलती रहेगी। चलिए, फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।